आती थी, हिंदी ज्यादा नहीं बोल पाते थे। बोलो शुद्ध हिंदी आनी चाहिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। और मेरे से ज्यादा काबिल जो है वो ये रहेंगी देश के लिए इंदिरा गांधी, और उन्होंने अपनी काबिलियत आप लोगों के सामने दिखाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का तो नेहरू के समय में बन गया था। नेहरू के समय में, लाल बहादुर शास्त्री के समय में, इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष यही था। और इनकी मृत्यु 75 में हुई है और 76 में इनको भारत रत्न दिया गया है। मरणोपरांत हाँ, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। वाकई में ऐसे लोग ये भारत रत्न हकीकत में भारत रत्न ये थे जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया, हर तबके के लिए काम किया। और कांग्रेस का अध्यक्ष था तो उस टाइम में कांग्रेस के एक नेता के पास 4-4 पद होते थे। मतलब वो मतलब वहां पे राज्य में भी पद ले रखा है, केंद्र में भी पद ले रखा है। तो इसने एक योजना लागू की थी कि एक नेता के पास एक ही पद रहेगा, तो उस समय बहुत से लोगों को पद छोड़ने पड़े थे। तो ये जितनी भी आज जिनकी भी आप जयंती और पुण्यतिथि मना रहे हो ना, ये एक से बढ़ के हैं सारे के सारे लोग। ये देख लीजिए आप, कादम्बरी गांगुली के बारे में मैंने बता दिया। महात्मा गांधी की जो बात आती है, एनिमेशन का कद बहुत बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो आज मना रहे हैं, ये महात्मा गांधी के जन्मदिन को मना रहे हैं। महात्मा गांधी की आलोचनाएं भी बहुत होती हैं, और जो लोग आलोचना करते हैं वो लोग गांधी को जानते नहीं, उन्होंने कभी गांधी को पढ़ा नहीं, और किसी के कहने से वो करते हैं। दूसरे तरीके से आप देखोगे तो कभी कांग्रेस ने पीछे कदम हटाए तो कभी, लेकिन गांधी ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के बाद में अपने कदम पीछे नहीं हटाए कभी। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इनका जो संघर्ष है वो भारत में नहीं बल्कि विदेश में शुरू हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। सरदार भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ने का फैसला किया, और ये 23 साल की उम्र में क्रांतिकारी बने। महात्मा गांधी ने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसी कुछ होगा, ऐसी घटना घटित होगी। वो तो बेचारा अपना वो वकील का काम करता था। देखिए महात्मा गांधी का मैं 5 मिनट में पूरा, क्योंकि उस पर अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो कई घंटे चले जाएंगे। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी इसलिए है कि बहुत सी बातें आप लोग भी नहीं जानते हो, और आज उनकी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, उन्हीं की जयंती पे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। जिस परिवार में हुआ वो कुल मिला के ठीक ठाक था। इनकी शिक्षा दीक्षा हुई 1987-88 तक इन्होंने भारत में पढ़ाई की, और 88 में इन्होंने विदेश पढ़ने का निर्णय लिया। तो हर जाति और धर्म में उसी समय कई मान्यताएं होती थी, आज भी होती। आज भी कई जाति के लोगों में मारे वो गुसाई पूजे है, मारे वो पूजे है, मारे वो बालाजी पूजे है, मारे वो श्याम जी पूजे है, मारे या बनी हुआ है, मारे उठे जरूर लोग, ये चीज मान्यताएं हैं। ये जो वैश्य समाज से आते थे, वैश्य समाज में भी कुछ मान्यताएं थी कि आप विदेश नहीं जा सकते, समुद्र के में सफर नहीं कर सकते, नाव में सफर नहीं कर सकते, जो बेवजह की थी। अच्छा, किसी का स्वभाव जो होता है ना, किसी बच्चे का स्वभाव होता है वो जन्म के साथ होता है। कुछ चीजें तो वो बाद में ग्रहण करता है, लेकिन उसका स्वभाव है वो उसके जन्म के साथ होता है। गांधी को आप लोग इसलिए जानते हो कि वो कोमल था, वो शांत था। कई लोग कहते हैं कि गांधी जी का कहना था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। मैं आपको ये कहता हूं कि आपको विश्व में इससे कठोर महापुरुष नहीं मिलेगा, इससे कठोर एक बार निर्णय ले लिया, और ये कोई अचानक से नहीं होता है, वो बचपन से ही है। अब उनके समाज के लोगों ने विदेश जाने से इसको रोका
या समुद्र की, क्योंकि गांधी ने अपने जीवन में जो भी यात्राएं की हैं, विदेश की यात्राएं, वो समुद्री मार्ग से की। वो कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे, ऊपर वाली में पानी के जहाज में ही बैठे। कई देशों की यात्राएं की, लेकिन वो पानी के जहाज में की। उनके समाज के लोगों ने इनको रोका, और समाज आज भी आप देखते हो, चाहे जाट समाज को या कहते भाइयों कुल करना तारा ज्ञान, तो आज भी पंचायत बैठ जा, पंचायत है, खा पंचायत है। तो इनको रोकने का पूरा प्रयास किया। गांधी उसी समय छोटी युवावस्था में इतना कठोर था, बोलो आप बड़े में समाज से बहिष्कृत कराना, जातवाद जन बोला करें पहले, आज भी करती है, उस समय ज्यादा करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात की परवाह नहीं की। महात्मा गांधी ने विदेश पढ़ने का निर्णय लिया, और वो जहाज से समुद्र के मार्ग विदेश निकल गए, और इनको जाति से बहिष्कृत होना पड़ा। लेकिन इसने परवाह नहीं की इस बात की। 3 वर्ष में इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और वहां पे कानून की पढ़ाई की, वरिष्ठ बन के 1891 में भारत लौटे। इन्होंने बंबई में अपनी वकालत में, यहाँ नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी। महाराष्ट्र बॉम्बे में बहुत से वकील खड़े हो गए थे। अब जो छोटो सा वकील कौन जाना, जो प्रैक्टिस कर दो तो आधी चालेगी, राधी बोल चाली, फिर सिद्धांतों की लड़ाई। अब वकील बना वो तो तंदुर है, इन्ने की, लेकिन इसने अपने सिद्धांतों पे की वकालत करना शुरू किया, ज्यादा कामयाब नहीं हो। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका से इसके पास एक प्रस्ताव आया, वहां पे इसको किसी मुकदमे के लिए बुलाया। कुछ समय के लिए इसको परमानेंट, वो एक तनख्वाह क्या पाउंड वगैरह होते थे वहां पे, इसका एग्रीमेंट हुआ, और ये दक्षिण अफ्रीका के लिए निकल गई। 1893 की बात, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। और देखो, किसी के भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, उससे उसका जीवन बदल जाता है। हादसा आपके साथ भी हो सकता है। महात्मा गांधी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कोट पैंट वाला, मैं एक बैरिस्टर, एक साधन संपन्न का, बड़ी जाति का, मेरे साथ कोई भेदभाव हो सकता है, इसने कभी सोचा नहीं था। 7 जून 1893 में इसके साथ एक घटना घटित होती है। ये प्रिटोरिया जा रहे थे, ट्रेन से, इनके पास से प्रथम श्रेणी का टिकट था। तो लड़ाइयां कई तरह की हुई हैं दुनिया में। गोरे काले की लड़ाई पहले भी थी, आज भी चल रही है, और गोरा काले फिल्म भी है। तो गोरा काले की लड़ाई बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे, उसमें अंग्रेज बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप अगले स्टेशन पे अपना वो बदल लेना डब्बा। इसने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, मैं क्यों बदलूं? बोलो आपको छोड़ना पड़ेगा। बात हटकी आती है ना, वो हटीला था एक नंबर का, वो चाहता तो बदल सकता था, लेकिन उसने नहीं माना। पीटरमारिट्जबर्ग एक स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में, जहां नरेंद्र मोदी जाके आए। उस स्टेशन पे इसको भगा दिया। असली हटीलों को मानने वाला भगा दो। दूसरे डब्बे में नहीं चढ़ा, सामान भगा दिया, लेकिन दूसरे डब्बे में नहीं चढ़ा। ट्रेन निकल गई, सर्दी की रातें थी, वेटिंग रूम में बैठ गया। वहां पे इसने सोचा, यार मेरे जैसे व्यक्ति के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, आम आदमी के साथ कैसा होता हो। वो सर्दी की रात में पूरी रात वहां बैठा रहा, सोचता रहा। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं भारत लौट जाऊं, या अन्याय और अत्याचार का यहाँ रहकर मुकाबला करूं। तो उसने रहने का ही फैसला किया। वहां जो भारतीय लोग थे उनसे बात की, बोले हमारे साथ रोज जवानियां की, वे हमारे साथ ऐसा रोज होता है। फिर वहां जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उनके साथ रोज ज्यादा होता था। तो वहां पे जो गरीब काले वंचित दर्जे के लोग थे, तो उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता था। महात्मा गांधी ने सब लोगों को एकत्रित किया। जो व्यक्ति कुछ समय के लिए गया था, उसने 20 साल अंग्रेजों से वहां लड़ाई लड़ी। 21 साल बाद भारत लौटे थे महात्मा गांधी, और अंग्रेजों के घुटने टिका दिए वहां पे उसने अपना घर बना लिया, फिनिक्स आश्रम जिसको बोलते हैं। फिनिक्स आश्रम में काफी लोग उनके साथ रहते थे, आंदोलनकारी रहते थे।
इनकी इनकी वकालत वहां से चल रही थी, वकालत जबरदस्त चल रही थी वहां पे। इसकी सेक्रेटरी थी, इनकी पहली महिला सेक्रेटरी थी, उसका नाम सोंजा था। बाद में महात्मा गांधी ने उसको सोनिया नाम दिया, तो काफी लंबे समय तक महात्मा गांधी के साथ रही। इसकी तरह थी वो, सुदेश की तरह, देखने में इसकी तस्वीर भी सुदेश की तरह आएगी, बड़ी मोटी थी। और महात्मा गांधी के साथ उन्होंने ईमानदारी से काम किया। वहां पे उनके काफी मित्र बन गए, हेनरी पोलार्ड, हरमन कालेलबाग, अंदाज में इतने नाम हैं जो गांधी के साथ रह के वो भी मशहूर हो गए। मैं कह रहा हूं कि एक ग्रेट मार्च बोल के उन्होंने एक आंदोलन किया था, उसमें अंग्रेज एकदम से परास्त हो गए और वहां पे कई अधिकार वोट से लगा के कई तरह के अधिकार महात्मा गांधी ने वहां के लोगों को दिलाए। और वहां जब महात्मा गांधी की जीत होती थी, जेल भी होती थी, तो उसकी खबर पूरी दुनिया में अखबारों में होती थी, तो भारत में भी होती थी। तो यहाँ के ये जो लोग यहाँ के लोग माने बाल गंगाधर तिलक और कई लोग जो यहाँ के उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो यहाँ की वो लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, तो वो कोई नेशनल स्तर पे नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। कोई महाराष्ट्र में लड़ रहा था, कोई बंगाल में लड़ रहा था। तब महात्मा गांधी को वहां से बाहर बुलाया और 1914 में ये अंत में सी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक इसने एक फिजिक्स शासन छोड़ दिया था, एक टोल स्टॉय फार्म हाउस बनाया जो 1100 एकड़ भूमि में था, यानी कि 4.5-5 किलोमीटर लंबा। तो इनके साथ जो आंदोलनकारी होते थे ना, वो सब लोगों के वहां घर थे। महात्मा गांधी के 2 बच्चे भारत में हुए, 4 बच्चे थे इसके, 4 लड़के, 2 बच्चे दक्षिण अफ्रीका में हुए। और महात्मा गांधी का पूरा परिवार है, तो तकरीबन कुछ एक दो लोगों को छोड़ के बाकी वहीं रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। और वो जो टोलिस्टॉय फार्म था वो सारा गांधी जी का था, वो सब लोगों को उनके नाम कराया, वो जो इनके साथ आंदोलन में शहीद किए थे। ये वहां से दक्षिण अफ्रीका में डे नाइट कई कार्यक्रम हुए, रात्रि भोज हुए, बड़े बड़े लोग, इनको विदाई दी गई। कुछ लोग यहाँ भारत आना चाह रहे थे इनके साथ, कुछ आए भी, कुछ के प्रॉब्लम आ गई, ये वहां से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से भारत पहुंचे। वो दिन था 9 जनवरी 1915। ये बंबई बंदरगाह पे उतरे, तो वहां पे हजारों लोग भारत के इनके स्वागत में खड़े थे और उनके सम्मान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जिस दिन भारत पहुंचे उसको प्रवासी दिवस के रूप में हम भारत सरकार मना रही है। उसके बाद भी कहानी ये है कि कुछ समय तक तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, 12 महीने। और भ्रमण करने के बाद में यहाँ की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीति की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद में उनका पहला जो सत्याग्रह था वो बिहार में चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद में एक दो सत्याग्रह हुए और उन्होंने पूरे देश में अपने कार्यकर्ता तैयार कर लिए। भारत की पहला जो देशव्यापी आंदोलन था, भारत की आजादी का जो बड़ा आंदोलन था, वो असहयोग आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और उनका अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आप विद्वान हो, युवा हो, यहां समझने की बात है, देश की आजादी के लिए कई लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, कई लोगों ने जेलों में यातनाएं सही, किसी ने बंगाल में, तो किसी ने पंजाब में, तो किसी ने मद्रास में, तो किसी ने बंबई में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे प्रांत, वहां पे आंदोलन किए। भारत की आजादी के लिए आपको दूसरा महापुरुष नहीं मिलेगा जिसने राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन किया हो। अगर एक भी कोई हो तो उसका नाम मुझे बताओ। चंदेरिया जी बैठे हैं, नील साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हो,
अगर किसी महापुरुष ने राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन किया, उस आंदोलन का नाम, उस व्यक्ति का नाम बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, ये उनके साथी थे जो गांधी से जुड़े और उनकी पहचान हुई और उन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व भी किया। लेकिन आंदोलन बताओ आप, अगर किसी ने किया हो तो। महात्मा गांधी के अलावा देशव्यापी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन किसी ने भी नहीं किया। किसी की पहुंच लाहौर तक थी, किसी की पहुंच ढाका तक थी। भारत कितना बड़ा था। महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में, जो आज हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हैं, सारे लोगों को एकत्रित एक साथ, उस समय आप, ये मीडिया थोड़ी था उस समय, गांधी का योगदान जो है, गांधी को पूरा बताऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन गांधी के जमाने में एक नमक पे टैक्स लगा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया। उस टैक्स के विरुद्ध उसने इतना बड़ा आंदोलन किया, तो नमक सत्याग्रह बोलते हैं। दांडी यात्रा उसने की और उसने नमक कानून तोड़ा, वो जेल गए। आज आप सोच भी नहीं सकते कि कितने तरह के टैक्स सरकार लगाए जो आप बोल नहीं रहे। आप होटल में खाना खा के आते हो, उसमें भी जीएसटी लग रही है। तो महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की ही लड़ाई नहीं लड़ी, बाकी पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर कैसे जीत हासिल की जाती है, कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसमें जीत, ये लोगों को सिखाया। महात्मा गांधी का जो दौर था वो हिंसा का दौर था। उस समय पूरे विश्व में हिंसा थी। महात्मा गांधी जिस समय टॉप पर थे, फॉरम में थे, प्रथम विश्व युद्ध उसी समय हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध महात्मा गांधी के समय में हुआ है। 2 ही महायुद्ध हुए हैं और दोनों ही महायुद्ध महात्मा गांधी के समय में हुए हैं। और महात्मा गांधी उस समय भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने नहीं कहा कि भाई मैं कह रहा हूं कि आज भी आपको सरकार बदलनी है, तो ये थोड़ी कि आप किसी को जाके गोली मार दोगे, उसे कोई सरकार बदल देंगे, उसे कुछ नहीं, आपके विचारों में दम होना चाहिए। और ब्रिटिश हुकूमत जिस समय भारत, देखिए अंग्रेज की इतनी शक्तिशाली सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत, उनका पूरे वर्ल्ड पे, तकरीबन वर्ल्ड पे उनका साम्राज्य रहा है। ये मानिए कि उस समय भी वो सैकड़ों देशों पे ये शासन कर रहे थे। जिस समय भारत पर ये शासन कर रहे थे तो वो कमजोर थोड़े थे। इन्होंने जो मार्ग अपनाया, और ऐसा मार्ग अपनाया सत्य और अहिंसा का, उसके सामने वो परास्त हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सब लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास किया और यहाँ के राजा महाराजाओं से भी छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी था। देखिए गांधी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उनका ये कहना था कि अगर अंग्रेजों को हम भारत से भगा देंगे तो बाद में शासन किसका होगा, कौन करेगा, शासन प्रणाली क्या होगी, यहाँ के लोग यहाँ की जनता के साथ न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये गांधी के लिए ये सोचना जरूरी था। अब भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए आजादी के साथ। अब वहां का जो जिन्ना बना, वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो गवर्नर जनरल बना। आप नोट करना इस बात को। चाहता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गवर्नर जनरल बन सकता था, भारत का सम्राट बन सकता था, राजा बन सकता था। लेकिन ये गांधी की देन है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतांत्रिक प्रणाली, शासन आपका है। अब आप इसको बरकरार नहीं रखते तो आपकी इच्छा है। बाकी महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज बुक लिखी थी, वो लोकतंत्र पे आधारित। सरकार किसी की भी हो, महात्मा गांधी का सोचना था कि विदेशी हो चाहे भारतीय हो, लोगों को उनके अधिकार मिले, उनको न्याय मिले। आज भी यही बात है। हमें क्या मतलब है कि सरकार कांग्रेस की या बीजेपी की है, लोग सुरक्षित रहे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ना हो, ये इस चीज को हमें प्राथमिकता देनी है। हमें
कोई नेताओं की या पार्टियों की गुलामी थोड़ी करनी है। तो गांधी को अगर अपनाओगे या गांधी को पढ़ोगे तो अधिकारों की बात करोगे। गांधी ने पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ी थी, ना कि भारत की मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। फिर कभी किसी कार्यक्रम में मैं आपको पुनः इनके बारे में बताऊंगा। आज अगर लंबा हो जाएगा, इन लोगों को भी निकलना है। आप लोग आए हो, आप कोई दो शब्द बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।